हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो बेटा आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स को हमने डिफाइन कर लिया था कि कौन कौन से फैक्टर हमारे लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए बेटा, आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं जी? आयनिक सॉलिड्स के लिए। किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं बेटा हम? आयनिक सॉलिड्स के लिए। ठीक है, अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म का आपको मतलब बताऊं, ठीक है, तो बेटा आइसो वर्ड का मतलब क्या है हमारे लिए? यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पे जो मॉर्फिज्म वर्ड लिखा है वो लिखा गया है किसके लिए? सेम स्ट्रक्चर। तो समझ में आया? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सेम स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो। और यहाँ पे हम किन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं? आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक सॉलिड्स के लिए हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। इफ टू आयनिक सॉलिड्स have same crystalline structure, they said to be isomorphous। क्या डेफिनेशन लिखी बेटा हमने यहाँ पे? अगर दो आयनिक सॉलिड्स हैं हमारे पास और उनकी क्या हो बेटा? सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो उन आयनिक सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे हम? आइसोमॉर्फिज्म। बात समझ में? अब देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? आपको दो आयनिक सॉलिड देगा और आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बताइए कि आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या नहीं है, या फिर ये कहेगा ये आइसोमॉर्फस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो बेटा उसके लिए क्या होता है? हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। अगर वो कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जो गिवन दो हमें क्या गिवन है, आयनिक सॉलिड्स जो गिवन है वो क्या शो कर रहे हैं? हमारे आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। तो देखिए कंडीशन की बात करते हैं हम। आप ये बोल सकते हो कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म। तो बेटा इसके अंदर जो हमारे पास पहली कंडीशन आती है, पहली कंडीशन क्या है? बोथ ionic solids have same number of ions। जिन दो आयनिक सॉलिड के अंदर वो हमसे कंपैरिजन करवा रहा है कि वो आयनिक सॉलिड्स हमारे आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या नहीं, तो वहाँ पे पहली कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए बेटा? कि उन आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयंस का नंबर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? बोथ कैटायंस should have same number of इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? वो क्या होने चाहिए? कैटायन हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो बेटा हमने क्या बोला? बोथ कैटायन शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, या फिर और शुड हैव सेम साइज, या फिर कैटायंस का क्या होना चाहिए बेटा? सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अब बेटा आयनिक सॉलिड के अंदर एनायन भी तो होगा, तो एनायन को भी तो कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी उनके। तो वो क्या होगा? बोथ एनायन शुड बी
आइसो इलेक्ट्रॉनिक और हैव सेम शेप। या तो बेटा क्या देखेंगे हम, या तो दोनों एनाइन क्या होने चाहिए बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। शेप की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या बेटा, जब हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक एनाइन होगा तब हम शेप देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने कंडीशन लिखी है सेम शेप, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है कि भाई आयनिक सॉलिड के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, पॉली एटॉमिक एनाइन हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इन कंडीशन को अप्लाई करके देख लेते हैं, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा किस चीज का, मान लिया हमारे पास है एक NaF और एक है हमारे पास MgO। हमें बताना है कि ये दोनों हमारे आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो कंडीशन अप्लाई करते चलिए, ठीक है। इन्हें सारी कंडीशन क्या करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो पहली कंडीशन क्या थी, जिन आयनिक सॉलिड को हम कंपेयर कर रहे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ आयन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी बेटा। अगर पहली कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे, 2, Na+ और F नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 2 आयन्स। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे बेटा, 2 आयन्स बनेंगे। तो मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। अब देखने जी सेकंड, तो सेकंड में क्या करना बेटा, इसके कैटायन को मैं इसके कैटायन से कंपेयर करूंगा, इसके कैटायन को इसके कैटायन से कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा कैटायन के लिए कंडीशन क्या बोली है, जो दोनों कैटायन होंगे या तो उनमें क्या हो बेटा हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो जाए सेम साइज के प्रेजेंट हो। तो बेटा कैटायन को देखें, सेकंड कंडीशन देखें। तो Na+ की अगर मैं बात करता हूं तो Na+ के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। भैया अगर सोडियम एटम की बात करता हूँ, न्यूट्रल सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 ही तो बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे कैटायन क्या है बेटा हमारे पास, Mg+2 है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12। जितना एटॉमिक नंबर उतने टोटल इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब साइज पे नहीं जाना है, हमने और लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, तो मतलब कैटायन ने क्या कर दिया है, अपनी सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब हमें देखना क्या है, एनायन के लिए देखना है, ठीक है। तो एनायन को क्या करनी पड़ेगी बेटा, ये थर्ड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे एनायन की कंडीशन क्या बोले, या तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम। बेटा शेप वाला यहाँ पे मैं लूंगा नहीं फैक्टर, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास मोनो एटॉमिक एनायन है ना। पॉली एटॉमिक एनायन होता जैसे सल्फेट ग्रुप, नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, तो वहां पे हम क्या करते हैं, शेप को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो F नेगेटिव है और O-2। तो बेटा यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या देखूँ, इनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लूँ। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ F नेगेटिव, F नेगेटिव के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एग्जैक्टली 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका क्या होता है जी हमारे पास एटॉमिक नंबर 9। तो 9 का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, O-2 की, तो यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। तो बेटा हमारे पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इन दोनों के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, दीज बोथ आर आइसोमॉर्फस। ये क्या है जी हमारे पास, आइसोमॉर्फस हो जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। ये कंडीशन कैसे हमें चेक करनी है, एक बार इसे नोट कीजिए, फिर आगे और एग्जांपल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं ये रब कर देता हूं। बस प्रैक्टिस के लिए 1-2 और एग्जांपल आपको बता देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी चीजें फिर कि कैसे हमें अप्लाई करना है।
तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या, NaNO3 एंड MgCO3। अब हमें इसमें बताना है कि ये दोनों हमारे आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है। कंडीशन वही जी, तीनों चेक करनी है हमें कि सेम नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए, जो दो कैटायन है या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर उनकी क्या हो बेटा सेम साइज हो। ठीक है, एनायन के लिए क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर उनका क्या हो सेम शेप हो जाए। तो चलिए, तो पहली कंडीशन देखिए बेटा, अगर पहली कंडीशन देखते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, Na प्लस और NO3 नेगेटिव 2, Mg2 प्लस और CO3 माइनस 2, यहाँ पे भी 2, तो बेटा 2 यहाँ पे बन रहे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 2 आयंस, यहाँ पे भी क्या होंगे बेटा 2 आयंस। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब सेकंड देख लेते हैं। अब बेटा बात करें Na प्लस और यहाँ पे क्या होगा Mg प्लस 2, तो बेटा पहले क्या देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। अगर मान लो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना होते तब हम क्या देखते फिर कि ये सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा काम चल ही जाएगा। अभी तो हमने किया Na प्लस Mg प्लस 2 के अंदर क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तरह। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, एनायन की। अब देखिए यहाँ पे एनायन क्या बन चुका है हमारा, पॉली एटॉमिक एनायन बन चुका है, लिख लेते हैं थर्ड। तो बेटा यहाँ पे एनायन क्या है हमारे पास NO3 माइनस और यहाँ पे क्या है CO3 माइनस 2। ठीक, तो बेटा NO3 माइनस और CO3 माइनस 2 यहाँ पे आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब भैया 3 ऑक्सीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 24, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं 8। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के लिए मैं क्या बोलूँगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बेटा यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन एटम के काउंट किया ना, हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है 3 ही तो है। तो बेटा अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो कितने हो गए 3 8 24, 24 और 7 कितने हो गए हमारे पास 31, और एक 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में। अब बेटा ये भी एक पॉली एटॉमिक एनायन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर 32 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो काउंट कीजिए, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6, ऑक्सीजन के अंदर कितने वही 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3, और साथ में कितना नेगेटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए तो टोटल कितने हुए 24, 6 30 और 2 32, तो टोटल कितने हुए 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है जी हमारे पास। ठीक है, सेम नंबर ऑफ आयंस, दोनों ही कैटायन क्या हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और दोनों ही एनायन क्या बेटा हमारे पास ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं ये दोनों हमारे किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे जी, कौन सा फिनोमेना शो करेंगे ये आइसो मॉर्फिज्म का। समझ में आई बात। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको जरूरी नहीं है पॉली एटॉमिक एनायन के अंदर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़े। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी शेप भी देख सकते थे। शेप किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, देखिए अगर मैं NO3 माइनस की बात करता हूँ और बात करता हूँ किसकी CO3 माइनस 2 की, तो बेटा आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की, ये सेंट्रल एटम होगा हमारा, ठीक, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन आएगी बताइए।
हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है ना आपको, ठीक है। तो मैं सीधी सीधी हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ इसकी, आप निकाल के भी देख सकते हैं हाथ रे काट। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई जी हमारे पास कितनी, sp3, ठीक। सेम इसी तरीके से अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ तो वो क्या होगी जी, वो भी क्या आएगी, sp3, ठीक। तो बेटा sp3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 आई होगी, 4 का मतलब भी क्या होता है, sp3 होता है। तो बेटा अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा NO3 माइनस की, तो वहां स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, हमारे पास एक लॉन पेयर आएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या आएंगे बेटा, 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक नाइट्रोजन, या फिर टोटल नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड बनाएगा और एक लॉन पेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, हमारे पास एक लॉन पेयर आएगा हमारे पास, क्योंकि हम करते क्या है, जितनी हाइब्रिडाइजेशन आई उसमें से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो। हाइब्रिडाइजेशन आई 4, sp3 का मतलब कितना, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गए 1, लॉन पेयर आ गए। तो बेटा इन दोनों की शेप क्या होगी, सेम होगी, बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर सेम शेप हो गई तब भी तो ये एनाइन क्या कर रहे हैं, हमारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमने लिखी थी एनाइन के लिए, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर उनकी क्या हो, सेम शेप हो। बात समझ में आई, क्लियर है। या तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख ले पॉलीएटॉमिक के, या इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन का। हाँ गलती ये मत कीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला बेटा उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, मैंने बोला क्या है कि उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन नहीं। समझ में आई बात। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलिए बात करें एग्जांपल की नेक्स्ट की, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं अभी, आप लिख लीजिए ये वाला, KMnO4 एंड बैरियम सल्फेट। बात वही, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बात करें K+ की, बैरियम +2, नंबर ऑफ आयंस दिख ही रहा है जी, सेम है, K+ MnO4 नेगेटिव, Ba+2 SO4 नेगेटिव, 2 आयन यहाँ बनेंगे, 2 आयन यहाँ पे बनेंगे जी हमारे पास, समझ में। तो पहली कंडीशन तो बेटा फुलफिल है, लिख देता हूँ 2 आयंस, और यहाँ पे भी क्या हो बेटा 2 आयंस। अब यहाँ पे बात करता हूँ भैया, पोटाशियम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, इसके अंदर निकाल पाओगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अबव 100 होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर से 2 घटाओगे तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने एक सेकंड कंडीशन बोली थी, इनका जो साइज है वो लगभग सेम होगा, तो ये सेम साइज वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, K+ और Ba+2 के हमारे पास लगभग सेम साइज के, ये भी और ये भी, तो मतलब क्या हुआ, इन्होंने वो कंडीशन फुलफिल कर दी, ठीक। सिमिलरली हम किसके लिए बात करेंगे बेटा, MnO4 नेगेटिव और SO4-2, ठीक है। अब भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि Mn किसके अंदर आता है, 3D सीरीज के अंदर। अब मान लो कुछ बच्चों को इसका एटॉमिक नंबर ही ना याद हो तो नहीं निकलेंगे जी, तो फिर उस केस में क्या होता है, हम इस पॉइंट की हेल्प ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ, वैसे भी अगर आपको याद हो MnO4 नेगेटिव के आप D ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते भी हैं, और ये क्या होता है, हमारा टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर क्या आते हैं हमारे पास, टेट्राहेड्रल, और हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बताते हैं बेटा, D3S, ठीक है। ये हम क्या बताते हैं, D3S बताते हैं, कैसे क्यों ये आपको लेना देना नहीं है, बस याद रखो MnO4 नेगेटिव आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D3S, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली आप सल्फेट की तो निकाल ही सकते हैं जी, सल्फर की यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो कितनी आएगी बेटा हमारे पास, sp3 आएगी। अब देखिए दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, ये D3S है, ये sp3 है, ठीक है। हमें हाइब्रिडाइजेशन को सेम नहीं करना है, हमें किसको सेम करना है, उसकी स्ट्रक्चर को सेम करना है। तो sp3 है, ठीक है। sp3 का मतलब क्या हुआ, 4, और 4 में 4 गए 0, तो मतलब कोई लॉन पेयर नहीं, सारे के सारे क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो बेटा इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसकी भी स्ट्रक्चर क्या बनेगी जी, टेट्राहेड्रल तो बनेगी। तो बेटा ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, तो इन एनाइंस ने भी क्या किया बेटा,
कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। समझ में आई बात? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको दो आयनिक सॉलिड्स गिवन और आपसे पूछा जाए कि आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या नहीं, तो आपको किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अब एक लास्ट कंडीशन और होती है। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन देखिए क्या है। आपने सुना होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। कुछ आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म डिसाइड करते हैं कि भी ये हमारे आयनिक सॉलिड आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वो किस तरीके से, वो देखिए। कंडीशन क्या है, इफ आयनिक सॉलिड्स कंटेन water of crystallization, then they should have same formula। अगर किन्हीं आयनिक सॉलिड्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो बेटा क्या होना चाहिए, उनके अंदर सेम फॉर्मूला प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मान लिया आपके सामने लिखा गया क्या, जिंक सल्फेट डॉट 7H2 और आपके सामने लिखा गया MgSO4 डॉट 7H2, ये A, ये B, और एक लिखा गया आपके सामने FeSO4 डॉट 7H2 और एक लिखा गया आपके सामने क्या, Na2CO3 डॉट 10H2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इन चारों में से कौन आइसोमॉर्फस नहीं है। ठीक है, मतलब कोई तीन तो आइसोमॉर्फस हैं और एक इनके साथ आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको इस पॉइंट की हेल्प लें, जैसे आपको दिखे डॉट 7H2 ये सब लगा हुआ है और ये जो डॉट 7H2 डॉट 10H2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला सेम होना चाहिए जी, या फिर बोलो उसके अंदर नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट डॉट 7H2, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2, FeSO4 डॉट 7H2, अगर इनका मैं कंपेयर करूं फॉर्मूला तो सेम है। हर जगह क्या है, साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दो आयन यहाँ, दो आयन यहाँ, दो आयन यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बदल चुका है जी हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा डी ऑप्शन है ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा इन तीनों के साथ। आई होप क्लियर है आपको ये चीज़। ठीक है, तो ये सब था बेटा हमारा किसके बारे में, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, जो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।